नमस्कार दोस्तों, साहित्य की ओर में आज की कहानी है शिवानी जी द्वारा लिखी गई कहानी चन्नी। ट्रेन पूरी रफ्तार से चली आ रही थी। नीचे की बर्थ पर एक बुजुर्ग से नवाब साहब लेटे स्टेट्समैन पढ़ रहे थे। पास ही उनका नाम लिखा सूटकेस धरा था, जिस पर नवाबजादा शौकत अली का नाम उन्हीं की जवानी की तरह धुंधला पड़ गया था। दूसरी बर्थ पर एक सिंधी नया जोड़ा कबूतर की सी गुटरगू में मस्त था। बार बार लड़की सी दिखती नई दुल्हन अपने जवान पति को ऊपर की बर्थ पर जाने के लिए ठेल रही थी और वह दुगने जोश से उससे छेड़खानियां किए जा रहा था। ऊपर की बर्थ पर लेटी मैं मन ही मन सोच रही थी कि ये नए नए ताजे जोड़े अपने आसपास की भीड़ से कितने बेखबर रहते हैं। मेरे लिए यह कोई नई चीज़ नहीं थी। नैनीताल की ठंडी सड़क पर दिन दहाड़े ऐसे बीसियों जोड़े एक दूसरे से लिपटे लिपटाए घूमते रहते हैं। पर मैं देख रही थी कि बुजुर्ग नवाबजादा शौकत अली को उस जोड़े ने बेहद परेशान कर दिया था। बेचारे बार बार खांसते खंखारते अपनी उपस्थिति का आभास दे रहे थे। जब लखीमपुर में वह रसीला जोड़ा उतर गया तो उन्होंने चैन की सांस ली और करवट बदलकर सो गए। गर्मी बेहद थी, पंखा चल रहा था, पर ट्रेन के अधिकांश पंखों की भांति यात्रियों को छोड़कर डिब्बे की हर दिशा को हवा भेज रहा था। मैंने कई बार उसे घुमा फिराकर मनाने की कोशिश की, पर हार मानकर चुपचाप लेट जाना पड़ा। मैं सोच ही रही थी कि नीचे की बर्थ पर अपना बिस्तर जमा लूं। इतने में ही बहुत सारा सामान लेकर 2-3 कुली धंस आए। बुरे बुरे बालों वाले एक लड़के ने बड़ी फुर्ती से निचली बर्थ पर होलडाल फैला दिया और एक पिस्तई रंग के बुरके की सर के साथ एक महिला उस बर्थ पर जम गई। जमील, लो, इन कुलियों को पैसे दे देना और बचे तुम रख लेना। एक 5 का नोट उन्होंने उस भूरे बालों वाले लड़के को थमाया ही था कि गाड़ी चल पड़ी और वह चट से उतर गया। नवाबजादा हल्के हल्के खराटे ले रहे थे। डिब्बे की बत्तियां पहले से ही बुझी थी। उस महिला ने अपना रेशमी बुर्का उतारकर खूंटी पर टांग दिया। महिला मेरे नीचे वाली बर्थ पर थी, इसी से चेहरा न दिखा, लेकिन गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। स्टेशन की बत्तियों के अस्पष्ट से धुंधलके में भी बुर्का टांगने वाली की लंबी लंबी अंगुलियां मुझे स्पष्ट दिख गईं। कुछ बुर्के की रेशमी खसखस और कुछ अंगुली में पड़ी हीरे की अंगूठी की दमक ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। कैसी लंबी लंबी सुडौल अंगुलियां थी और दूसरे ही क्षण मुझे एक अजीब घुटन ने व्याकुल कर दिया। ऐसी ही लंबी और सिरे से टेपरिंग अंगुलियां मैंने कहाँ देखी है। ठीक ठीक याद न करने की विचित्र झुंझलाहट ने मुझे ऐसा व्याकुल कर दिया कि याद न आने पर शायद नीचे कूदकर उस अपरिचिता महिला की अंगुलियां फिर देख डालती। पर तभी अचानक याद आया, अंगुलियां जिन हाथों में मैंने देखी थीं वे जल भुनकर कब के राख हो चुके थे। उनके फिर दिख जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। आज से 10 वर्ष पहले मेरे पति ही तो उन अंगुलियों का अस्तित्व गंगा में बहा आए थे। हाँ, चन्नी की अंगुलियां ऐसी ही थी। मैं उससे कहती, चन्नी तेरी अंगुलियां तो चंपे की कलियां हैं। चल हट, वह कहती। ताई तो कहती है ऐसी लंबी लंबी अंगुलियां चुड़ैल की होती हैं। ताई की नज़र में तो वह हमेशा चुड़ैल ही रही। चन्नी मेरे मंझले मामा की इकलौती लड़की थी। जन्मते ही उसने जननी को डसा और पिता को तो गर्भ से ही डस चुकी थी। अनाथ चन्नी को बड़े मामा जी ने ही पाला। मेरे ननिहाल में 3 अल्सेशियन भी पलते थे। अभागिनी चन्नी को भी उसी स्तर से पाला जाता था। घर भर की उतरने वह पहनती, फिर भी कुंदन कलीसी चटकती रहती। घर भर की बासी जूठन उदरस्त करने पर भी उसके स्वास्थ्य ने कभी हार नहीं मानी। मेरे ननिहाल की सब लड़कियां गोरी चिट्टी थी, पर चन्नी थी सांवली। उसे अपने कृष्ण वर्ण का कोई दुख नहीं था। वह जानती थी कि विधाता ने उसकी शोक आंखों और मोती सी दंत पंक्ति में लावण्य का ऐसा अपरिमित कोष भर दिया था, जिसे अपने गौर वर्ण की महिमा से भी उसकी चचेरी बहनें तुच्छ सिद्ध नहीं कर सकती थी। एक से एक महंगे विदेशी शैम्पू से अपने सुनहरे बालों को धोकर उसकी गोरी गोरी मेम सी बहनें कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जाती
और वह केवल रीठे से ही समृद्ध अपनी एड़ी तक लटकती चोटी पीठ पर डालकर जगत तारिणी स्कूल में पढ़ती। उसकी अध्यापिकाओं का कहना था कि ऐसी तेज लड़की उनके स्कूल में आज तक नहीं आई। एक बार अपने स्कूल की खेल की टीम के साथ वह रूस भी घूम आई तो चाची ताइयों के दिल पर छुरियां चल गई। बड़े मामा जी ने ही जिद करके उसे भेज भी दिया, नहीं तो बेचारी जा भी ना पाती। विदेश से लौटने के बाद चन्नी की बोटी बोटी फड़कने लगी। शौक पहले से ही थी, अब वह ढीठ भी हो गई। जब छोटी थी तभी पास पड़ोस से शिकायतें आने लगी थी। चन्नी ने किसी की चूड़ियाँ मसक दी, किसी की गुड़िया कुएं में डाल दी, कहीं से कच्ची इमलियाँ चुरा लाई तो कहीं से कच्चे अमरूद। जवान हुई तो कयामत ही आ गई। उसकी किताबों से एक आध प्रेम पत्र का गिरकर बड़ी मामी जी के हाथ में पड़ जाना तो नित्य की घटना थी। तिस पर मोहल्ले भर के छोकरों की भ्रमरावली उसके इर्द गिर्द मंडराने लगी। होने को तो बड़े मामा जी की लड़की सरला उससे कहीं सुंदर थी, किंतु बड़ी बड़ी आंखों की चंचल पुतलियां घुमाना, खिलखिलाकर हंसी के मजीरे बजाना, यह सब उसे कहाँ आता। अपनी सामान्य सी साड़ी के आंचल सिग्नल से चन्नी मोहल्ले भर के युवकों के हृदय इंजनों को रोक सकती थी। तभी तो बड़ी मामी जी अम्मा से कहती, बीबी छोरी बंगाल का जादू जाने है, किसी तरह छोरी के हाथ पीले करूं तो छुट्टी मिले। सुन तो रही हो, शास्त्री जी की बिटिया भी मुसलमान साइकिल वाले के साथ भाग गई। शास्त्री जी की बिटिया साइकिल वाले के साथ ना भागी होती तो शायद चन्नी के विवाह की इतनी जल्दी न मचती। उसी दिन से मेरे दोनों मामा उसके लिए दाएं बाएं वर ढूंढने लगे, किंतु इसी बीच एक सुयोग्य पात्र ने उसे स्वयं ढूंढ लिया। चन्नी अपने मामा के यहाँ अलीगढ़ गई हुई थी। वहीं की नुमाइश में उसे चटखारे ले लेकर चाट खाते योगेन जीजा ने देख लिया। अब चाट खाने वाले भी दो तरह के होते हैं, चन्नी ने मुझसे हंस हंस कर कहा था। आज भी उसकी हिरन किसी आंखों की काली भंवर पुतलियां मेरे स्मृति पटल पर खींच जाती हैं। एक तो प्लेट में चाट धरकर चम्मच से ऐसे चूकते हैं जैसे मोती हों। न मिर्च की सिसकारियां, न हाहा हूहू, न अंगुलियां चाटना, न आंखों में पानी। और एक चाट वाले होते हैं हम सरीखे, आंखें लाल होंठ लाल, यानी दृगन बीज डोरे लाल। डोरे लाल झलकें बस तेरे जीजा ने हमें देखा और पसंद कर लिया। काश जीजा उस पर रीझे ही रहते। ननिहाल की वह विश्वल्लरी मुझे प्राणों से प्रिय थी। उसकी कुख्याति सुनकर भी मुझे कभी घृणा नहीं हुई। एक दिन बड़ी मामी ने मुझे निराले में खींचकर समझाया भी था, देखो बिट्टो, उस छोकरी के पीछे पीछे मत फिरे, वह जहर की बूझी है, जहर की अपने नानी पे गई है रंडी। चन्नी के नाना ने वेश्या से विवाह किया था। हो सकता है चन्नी में अपनी रूप जीवा नानी के ही संस्कार आए हों। मंझले मामा ने घर भर की अवहेलना करके ही मामी से विवाह किया था। इसी से वर्जित कुल की स्मृति चिन्ह चन्नी सबकी आंखों की किरकिरी थी। मैं छुट्टियों में ननिहाल जाती तो वह मुझसे लिपट जाती, हाथ नचा नचा पुतलियां घुमा ऐसे ऐसे रंगीन किस्से लेकर बैठ जाती कि जी में आता सुनते ही रहो। प्रेम पत्रों का उसके पास एक बड़ा सा पुलिंदा रहता, जिसे वह पिछवाड़े के बरामदे में मुझे ले जाकर पढ़ पढ़ कर सुनाती। सरला से मत कहना, बड़ी चुगलखोर है, चटताई से कह देगी, वह कहती, और सकरे पिछवाड़े में पास के पाखाने से आती दुर्गंध के दुस्सह भार को वहन कर भी मैं उसके प्रेम पत्रों के रस भंडार का रसास्वादन करती। एक उम्र ऐसी होती है जब ऐसे प्रेम पत्रों का लड़कियों के मनोरंजन के लिए विशेष महत्व होता है। हमारी शायद वही उम्र थी। मैं 16 की थी और चन्नी 17 की। उसी साल चन्नी का विवाह भी हो गया। मुझे आज भी उसके विवाह की एक एक घटना कंठस्थ है। भारी जामदानी लहंगे में चन्नी की मुट्ठी भर की कमर दोहरी हुई जा रही थी। उसकी नाक छिदी नहीं थी। इसी से उसकी ससुराल से स्प्रिंग वाली बड़ी सी नथ आई थी, जिसका स्प्रिंग या तो ढीला हो जाता था या घूंघट की उमस से घुटकर चन्नी स्वयं ढीला कर सबके सामने घूंघट पलटकर कह उठती, देखो ताई, यह नथ हमसे नहीं संभलती। आंखें दिखाती, दांत पीसती बड़ी मामी दुगना घूंघट खींच देती और उसकी फुसफुसाहट तीखी होकर शायद उसी दिन योगेन जीजा के कानों में पड़ गई।
अरे आज के दिन तो हमारी लाज शर्म रख ले। योगेन जीजा शायद जान गए थे कि बिगड़ी घोड़ी को लगाम और चाबुक की शान में नहीं साधा तो वह उन्हें भी अनाड़ी सवार की तरह मिट्टी में लिटा देगी। सिर से पैर तक गहनों से लदी चन्नी विदा हुई तो मेरी दोनों मामियों ने निश्चिंत सांस लेकर कहा था, चलो भाई, हमने तो अब गंगा नहा ली। फिर कई साल तक मुझे चन्नी की खबर ही नहीं मिली। मेरे विवाह पर भी योगेन जीजा ने उसे नहीं भेजा। सरला तो कहती थी कि उसके प्रेम पत्र के पुलिंदों के बारे में किसी ने योगेन जीजा को बतला दिया। क्या पता बताने वाली स्वयं सरला ही हो। फिर सरला के ब्याह में बड़े मामा उसे स्वयं जाकर लिवा लाए। मुझे लगता है उस अभागिनी को बड़े मामा बहुत चाहते थे। इसी से मामी के बहुत बुरा भला कहने पर भी वे उसे लिवाने चले ही गए और कैसा आश्चर्य है कि जीजा ने चटपट भेज भी दिया। 3 अदद मरियल सी बच्चियों को लेकर वह तांगे से उतरी तो मैं अवसन्न रह गई। यह वही चन्नी थी जो छूने से भी मैली होती थी। न आंखों में वह शोखी थी, न चेहरे पर रौनक। मुझे देखते ही सिर झुका लिया, जैसे अपनी गंदी बदशक्ल लड़कियों के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। तीनों बच्चियों ने माँ का रंग और बाप का नक्शा पाया था। तीनों ही के चेहरे पर योगेन जीजा की सुग्गे की नाक का मनहूस साया था। उनके जिन अंगों को ढकने के लिए उनके धारीदार कच्छों की सृष्टि हुई थी, उन्हें खुला छोड़कर वे उनके घुटनों तक बड़े ही फूहड़ ढंग से लटक आए थे। नाक बह रही थी, जिन्हें पोंछने की चन्नी को कोई चिंता नहीं थी। विवाह के पश्चात सुघड़ से सुघड़ नारी भी कितनी बदल जाती है। यह वही चन्नी थी जिसके प्रेम पत्रों के प्रतिभाशाली लेखक उसके मनोहर व्यक्तित्व की बलैयाँ लेते, उसका आदेश पाते ही किसी भी मेल ट्रेन के धड़धड़ाते पहियों के नीचे लेट जाने को तत्पर रहते थे। हाय राम चन्नी, तुझे यह क्या हो गया? बारात आने को है, कम से कम आज तो साड़ी बदल ले। मैंने उसे खींच खांच कर अपनी एक साड़ी पहना दी। बालों को संवार कर जूड़ा बनाया। बिंदी लगाने लगी तो वह दोनों हाथों से मुंह ढककर सिसक पड़ी। अरे भाई, हमारी कमीज कहाँ डाल दी? हद हो तुम। योगेन जीजा की चिड़चिड़ी आवाज़ सुनते ही वह भीगी बिल्ली सी दुबक गई। मैं समझ गई कि हृदयहीन पति के कठोर शासन ने ही उसकी मुखश्री छीन ली है। बारात विदा होते ही जीजा जी उसे लेकर चले गए। उन्हें किसी मीटिंग में दिल्ली जाना था। योगेन जीजा, चन्नी को यहीं छोड़ जाइए ना, हमें भी तो दिल्ली जाना है, हमारे साथ चली जाएगी, मैंने कहा और चन्नी का चेहरा फक पड़ गया, जैसे मेरे दुस्साहस से योगेन जीजा सबके सामने उसका अपमान न कर बैठे। नहीं, यहाँ कैसे छोड़ दें, होटल का खाना हमसे नहीं खाया जाता। वह गई तो मारे भय के मुझसे ठीक से मिली भी नहीं। एक सहमी सी हंसी के पीछे उसके दोनों होंठ बरबस रोकी गई रुलाई के भार से कांप रहे थे। मैं मोड़ पर अचानक ओझल हो गए उसके तांगे को देख रही थी कि न जाने कहाँ से बड़ी मामी आ गई। उनकी पुत्री को ससुराल से बहुत ही साधारण सा चढ़ावा आया था। उसी की भड़ास उन्होंने चन्नी के मत्थे निकाली। क्या सुख है चन्नी को, जमींदार से जाकर सुना योगेन तालों में बंद करके धरे है। लच्छन जो वैसे ठहरे, इससे तो अपनी सरला अच्छे घर गई। ऐसा भी क्या गहना जिससे गर्दन टूटे। चन्नी तो राह पर आ गई। दामाद कड़ी न मिलता तो आज शमी मंजिल में होती। सामने शमी मंजिल के गुंबद दिख रहे थे। सबसे ऊंची मंजिल पर बने आधे चांद पर नए मालिक ने काला रंग पोत दिया था। जिस मुंडेर की छत पर बिगोनिया के गमले महकते थे, वहां पर कई जोड़ी कच्छे और मैली सी पांडु जीर्ण सलवारें सूख रही थीं। चन्नी की शादी के साल ही शमी मंजिल ने उजड़कर पहले से ही उसकी मौत का मातम मना लिया था। आबिद चचा पाकिस्तान भाग गए और अब उनकी शमी मंजिल किसी सरदार को क्लेम में मिल गई थी। सरदार जी के 17 बच्चे थे जो उनकी छत की हर मुंडेर पर लंगूरों की तरह चढ़े रहते थे। उनकी छत से मिली एक सकरी सी मुंडेर मामा जी के दीवान खाने की छत पर उतरती थी और कभी वही मुंडेर डूबते सूरज की छाया में शमी मंजिल और तुलसी कुटीर की प्रेम पुण्य सलीला का संगम थी। इरफान अहमद चन्नी के पीछे दीवाना था। उसकी सारी चिट्ठियां हिना और खस से तर आती थीं। उन्हें सूंघ सूंघ कर किताबों से ढूंढ निकालना सरला के लिए बड़ा आसान होता।
इसी से इरफान उन्हें मुंडेर की एक खपरेल के नीचे छिपा जाता। बड़े मामा जी से आबिद चचा की पुरानी मित्रता थी, इसी से मुस्लिम परिवार से मिलने जुलने पर हम पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। इरफान भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से घर आते तो बड़ी मामी चौकन्नी होकर चन्नी के पैरों में बेड़ियां डाल देती, पर चन्नी उन कैदियों में से थी जो बेड़ियों को काटने का साधन जेल खाने की ऊंची दीवारों में भी जुटा ही लेते हैं। बात शायद बहुत बढ़ जाती, पर बीच ही में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे की ओर बड़ी बेरुखी से पीठ फेर ली। जब मेरे पति की बदली दिल्ली हो गई तो मैं खुशी से उछल पड़ी। चन्नी वहीं थी, अब मैं उसकी उदासी को दूर कर लूँगी और वह फिर पहाड़ी मैना सी चहकने लगेगी। किंतु चहकती कैसे? मैना के गले में सुना एक कांटा उग आता है और वह चहकना बंद कर एक दिन गर्दन डाल देती है। चन्नी के गले में भी ऐसा ही कांटा उग आया था। मेरे और उसके मकान के बीच कुल 3 मकानों का फासला था और काम निपटाते ही मैं उसके पास पहुंच जाती। पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि जो चन्नी मुझे देखकर कली सी खिल उठती थी, अब मुरझाकर बिखर जाती है। योगेन जीजा के ऑफिस से लौटने से पहले ही मुझे किसी प्रकार विदा देने को वह छटपटाने लगती। मेरे यहाँ आती भी तो सहमी सहमी निगाहों से इधर उधर देखती, बार बार चौंक पड़ती और कभी अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ाए मुझे देखती रहती। मैं पूछती भी तो किससे? घर के भेदी प्रायः नौकर या बच्चे ही होते हैं। नौकर जीजाजी रखते ही नहीं थे और चन्नी की तीनों बच्चियां वज्र मूर्खा थीं। इसी बीच में बाबूजी की बीमारी का तार पाकर मायके चली गई। वहीं मुझे एक दिन अपने पति की चिट्ठी मिली कि चन्नी किसी के साथ भाग गई। मैं स्तब्ध थी मन ही मन। मैं जानती थी कि चन्नी कभी भाग नहीं सकती। भागने की भी तो आखिर एक उम्र होती है। 34 वर्ष की पढ़ी लिखी 3 बच्चियों की माँ चन्नी भला किसके साथ भाग सकती थी? किसके साथ भागी यह पता नहीं, मेरे पति ने लिखा था, लेकिन योगेन का कहना है कि वह किसी प्रेमी के साथ ही भागी है। चन्नी क्या ऐसी नासमझ थी? योगेन जीजा के निर्मम व्यवहार और शक्की स्वभाव से ही उबकर वह किसी ताल बावड़ी में कूद गई होगी। बेचारी ने पति का विश्वास पाने के लिए कितनी चेष्टा की थी। मैं नित्य बड़ी आशा से अखबार देखती, शायद किसी युवती की लाश मिलने का समाचार हो। इसी बीच मेरे पति का एक पत्र आया कि चन्नी के किसी सरदार के यहाँ छिपने का समाचार मिला था। वहाँ पुलिस की सहायता से योगेन जीजा ने छापा मारा तो सरदार फरार हो चुका था और दरवाज़ा तोड़ने तक चन्नी ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली। पड़ोसियों ने बतलाया कि वह सरदार कुछ ही दिन पहले 10 साल की सजा भुगत कर लौटा था और एक दिन वह सुंदर सांवली बंगालीन सी लड़की उसके साथ आकर रहने लगी थी। दिन भर वह कमरे में बंद रहती और रात को सरदार के साथ घूमने निकलती। दरवाज़ा तोड़ने तक वह खत्म हो चुकी थी। बाद में योगेन जीजा और मेरे पति ही उसकी मिट्टी ठिकाने लगा आए थे। आज ट्रेन में किसी अपरिचिता की लंबी अंगुलियां देखकर अभागिनी चन्नी की स्मृति फिर ताजी हो उठी थी। एक बार बर्थ से झांककर देखने की चेष्टा की तो देखा वह अपरिचिता मुस्लिम महिला करवट बदले सो रही थी। नवाब साहब के खर्राटों और ट्रेन के झकोरों के बीच मुझे भी नींद ने दबोच लिया। काफ़ी देर बाद किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी, फिर चली और फिर न जाने कितने स्टेशनों पर रुकती चलती बढ़ती चली गई। मैं गहरी नींद में पड़ी ही रही। जब उठी तो हल्का गुलाबी उजाला होने लगा था। नीचे झांककर देखा तो बर्थ खाली थी। लंबी अंगुलियों वाली मुस्लिम महिला न जाने किस स्टेशन पर उतर चुकी थी। हाथ में गड़ुआ लिए नवाब साहब बाथरूम में घुस गए तो मैं भी बिस्तर से उतरकर नीचे की बर्थ पर आ गई। एक छोटा सा रुमाल शायद वह महिला भूल गई थी। बड़ा प्यारा सा लेस लगा कैम्ब्रिक का रुमाल था, जिसे देखकर फ्लॉबेयर की किसी फ्रेंच नायिका का स्मरण हो आया और न जाने क्या सोचकर मैंने उसे उठा लिया। स्पर्श और भी प्यारा लगा। नाक से लगाया तो जैसे सांप सूंघ गया। कैसी परिचित मीठी खुशबू थी, वही जानी पहचानी मीठी खुशबू जो इरफान अहमद के हिना के तर खतों से आया करती थी। लखनऊ आने तक वह रुमाल मेरी मुट्ठी में ही धरा रहा।
वह रुमाल नहीं, जैसे शादी के पसीने से तर चन्नी का हाथ मेरे हाथ में बंद था। घर पहुंचते ही मैंने अपने पति से पूछा, क्यों, उस दिन आप भी जीजाजी के साथ मरघट तक गए थे ना? मेरे पति मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मेरा दिमाग फिर गया हो। चन्नी को मरे 10 साल हो चुके थे। हद करती हो तुम भी, आज अचानक क्या याद आई? नहीं, ऐसे ही पूछा। मैंने कुछ खिसियाकर कहा, आप कहते थे ना उसने अपने आप को जला डाला था, फिर मरघट तक क्या ले गए होंगे, यही सोच रही थी। इस बुरी तरह जली थी कि पहचान में ही नहीं आती थी। वे तो दोनों हाथ बच गए थे बस। हाय राम, क्या दोनों हाथ देखकर ही आप लोगों ने उसे पहचान लिया था? मेरा कलेजा बुरी तरह धड़के जा रहा था। नहीं, अंगुलियां देखकर। योगेन कहता था कि वैसी लंबी लंबी अंगुलियां और किसी की नहीं हो सकती। फिर बाएं हाथ पर गुदना भी तो था। मुझे याद आया, उसके बाएं हाथ पर गुदा फूलों का एक नीला गमला। किंतु क्या उस गमले पर उसका कॉपीराइट था? क्या वैसा ही गमला किसी और के हाथों पर नहीं गुद सकता था? योगेन जीजा ने कहा था कि वैसी अंगुलियां और किसी की नहीं हो सकती। जब ट्रेन में मुझे लंबी लंबी अंगुलियां दिखीं, यही तो मैं भी जोर जोर से कहना चाह रही हूँ कि वैसी अंगुलियां और किसी की नहीं हो सकती। पर कैसे कहूँ, मेरी बात मानेगा ही कौन? मेरे पास सबूत है परिचित खुशबू से तर छोटे से कैमरिक के रुमाल का। संसार ऐसी भावुक कमजोर दलील पर विश्वास नहीं करता। फिर उस खुशबू ही को भला कब तक सहेज पाऊंगी? हिना और खस की खुशबू अब चन्नी के रहस्यमय अस्तित्व की भांति धीरे धीरे उड़ती जा रही है। जिस दिन वह बिल्कुल ही उड़ जाएगी, उस दिन शायद मैं भी मान लूँगी कि चन्नी सचमुच ही मर गई। तो ये आप सुन रहे थे शिवानी जी की बहुत ही अनोखी कहानी चन्नी, रेनू की आवाज़ में। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।